नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और चलिए सबसे पहले बात करेंगे 6 मिनट में 36 खबरों की। आज कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनेगी। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस के जी परमेश्वर डिप्टी सीएम होंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के वेणुगोपाल ने बताया कि के.आर. रमेश स्पीकर होंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से 22 मंत्री जबकि जेडीएस की ओर से 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर बेंगलुरु पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शाम को होगा और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समारोह स्थल में तैयारियों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। शपथ लेने के लिए एक दिन पहले एचडी कुमारस्वामी ने धर्मस्थला और श्रृंगेरी के मंदिरों में पूजा की। कुमारस्वामी ने कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सफलता की मन्नतें मांगी। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने पर चर्चा हो सकती है। ये बैठक सुबह 10:30 बजे होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज पेट्रोल डीलर्स के साथ बैठक करेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अनोखा विरोध किया गया। टीडीपी के एक कार्यकर्ता ने अपने स्कूटर को आग के हवाले कर दिया। दिल के इलाज के लिए लालू यादव को भरी सुरक्षा के बीच रात में मुंबई लाया गया, जहां उन्हें एशियन हार्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस दौरान उनके साथ लालू यादव की बेटी मीसा भारती और बेटा तेज प्रताप और उनकी पत्नी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। अठावले के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2019 में पीएम नहीं बनने वाले, बल्कि नरेंद्र मोदी ही अगली बार भी पीएम बनेंगे। अठावले ने कहा कि मोदी लहर जारी है और ये 10-15 साल और जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 11 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगातार हो रही फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। तूतीकोरिन में हिंसा पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। सरकार हिंसा को रोकने की हरसंभव कोशिश कर रही है। वहीं कमल हासन ने डीएमके पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने हिंसा के बाद मुआवजे का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए के साथ एक सरकारी नौकरी और घायलों को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मंगलवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इलाके में धारा 144 लागू है। तूतीकोरिन में वेदांता के स्टारलाइट कॉपर यूनिट के खिलाफ प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कारखाने में जाने से रोका। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्टारलाइट कॉपर यूनिट को बंद किया जाए। हवाई यात्रियों के लिए एविएशन मिनिस्ट्री कई सौगातें देने वाली है। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पैसेंजर चार्टर ड्राफ्ट जारी किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2018 की चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 7,718 करोड़ का घाटा हुआ है, जबकि ग्रॉस एनपीए बढ़कर 10.91% हो गया है। कोलकाता में इस्लामिक संगठन के तहत विरोध मार्च निकाला गया। ये मार्च यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसी खोलने और उसका विरोध करने पर गाजा में मुसलमानों का नरसंहार करने के खिलाफ निकाला गया। इस मार्च में मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख और दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इंसाफ की मांग की। इजरायली सरकार और उसकी सेना के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। इस मार्च में मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हुए। यूपी के मेरठ में आरएलडी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। पेट्रोल सेल्समैन को आरएलडी नेता सीसीटीवी में मारता नजर आ रहा है। पीड़ित शख्स का कहना है कि दबंग नेता ने 2000 रुपए का पेट्रोल भराया, जिसको लेकर पहले उसने थोड़ी बहस की और फिर मारने पीटने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। त्रिपुरा में आए बाढ़ के बाद अब हालात नियंत्रण में हो रहे। नदियों में वाटर लेवल भी कम हो रहा है और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। शिमला में जंगल में लगी आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों में भी बढ़ने लगी है। ये आग बाल्दियान गांव के करीब पहुंच रही है, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग, फायर फाइटर समेत स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। धनुषकोडी इलाके में लोग पानी गड्ढा खोदकर निकालने को मजबूर हैं।
मुंबई में हुए एक सड़क हादसे में ड्राइवर और एक सफाई कर्मी की जिंदगी बाल बाल बच गई। अचानक से कंटेनर नो एंट्री वाले रास्ते में घुस गया, जिससे कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में गनीमत रही कि ड्राइवर और सफाई कर्मी को मामूली चोटें आई हैं। गुजरात में राजकोट के बाद अहमदाबाद में दलित युवती की पिटाई का मामला सामने आया। फेसबुक पर नाम में सिंह लिखने पर कुछ स्थानीय दबंगों ने दलित युवक मौलिक जाधव और उसके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ में कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। छात्राओं का आरोप है कि पूनम नाम की वार्डन और ज्ञान सिंह नाम का एक शख्स मिलकर रात में उन्हें भूत बनकर डराते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। वार्डन की इस हरकत से लड़कियों में दहशत है और वार्डन पूनम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। वही बीएससी अधिकारी के मुताबिक मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है। दिल्ली में जामिया नगर के जाकिर नगर में बुजुर्ग कपल के मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया। 27 मई को हुए इस हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेटा अब्दुल रहमान ने ही अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस की पूछताछ में ही आरोपी अब्दुल रहमान ने बात कबूली है। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती का आरोप है कि उसके गांव के ही एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती स्कूल में ले जाकर असमत लूटी। घटना उस वक्त पेश आई जब पीड़ित युवती टॉयलेट के लिए जा रही थी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस में पुरुषों के साथ ही महिला जवानों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। खासकर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए महिला पुलिस बाइकर्स की टीम को फ्लैग ऑफ किया गया। गुजरात में एक बार फिर से भजन संध्या के कार्यक्रम में नोटों की बारिश की गई। नवसारी में गायक राबड़ी के भजन गायन के दौरान लोगों ने जमकर नोट लुटाए। इस दौरान भजन सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। हैदराबाद में 22 साल की दिव्या अन्वेषिता ने फेसबुक पर अनोखा रिकॉर्ड बनाया। फेसबुक पेज पर दिव्या के सबसे ज्यादा 4 लाख फॉलोअर्स, लाइव पर 18,000 व्यूअर्स और 32,000 व्यूज मिले हैं। फेसबुक स्टार गर्ल दिव्या ने पेज अपने इवेंट्स के प्रमोशन के मकसद से बनाया था, जो देखते ही देखते फेसबुक पर उनके चाहने वालों की रिकॉर्ड भीड़ लग गई। सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 25 जोड़ों की शादी की गई और इस शादी में लोगों में काफी उत्साह दिखा और दहेज प्रथा को दूर करने का संदेश भी दिया गया। पाकिस्तानी सेना के सीनियर कमांडर जनरल जुबैर महमूद ने इजरायल को 12 मिनट में तबाह करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल अगर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश करता है तो पाक उसे नेस्तनाबूद कर देगा। अमेरिका ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है और इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अपने विदेश और घरेलू नीति में कोई बदलाव नहीं किया तो उस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 11 के फाइनल में पहुंच गई। प्लेऑफ के पहले मुकाबले में धोनी एंड कंपनी की टीम चेन्नई ने हैदराबाद सनराइजर्स को 5 गेंद रहते 2 विकेट से हरा दिया और डुप्लेसिस की शानदार नाबाद 68 रनों की पारी की बदौलत चेन्नई की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। डुप्लेसिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल 11 में आज एलिमिनेटर राउंड खेला जाएगा और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये मुकाबला रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज बेंगलुरु में कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जिसमें सियासतदान की जमघट लगेगी। 6 मुख्यमंत्री सहित विपक्षी दल के सभी बड़े नेता जुटेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि स्वामी की ताजपोशी है या फिर विपक्ष का शक्ति परीक्षण। लगातार हार झेल रहे विपक्ष के लिए बड़ा दिन। सिमटती सत्ता से परेशान कांग्रेस के लिए राहत का दिन। छोटे होते जा रहे क्षेत्रीय क्षत्रप के लिए उम्मीदों का दिन। कुमारस्वामी के साथ ही विपक्षी दलों की उम्मीदों की भी ताजपोशी होने जा रही है। वजह है बहुमत के खेल में बीजेपी को हराना, येदियुरप्पा को गद्दी से हटाना, फिर कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना। यही कारण है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए की संयोजक सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही 6 मुख्यमंत्री भी शरीक होने जा रहे हैं। स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी
शरीक होने के लिए रजामंदी दे दी है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा कई पूर्व सीएम और कद्दावर नेता भी इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं, जिनमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव सुधाकर रेड्डी और डी राजा के अलावा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी मंच पर दिखाई देंगे। अब ममता जी भी खिलाफ थी, देवगौड़ा जी भी खिलाफ थे, अखिलेश जी भी खिलाफ थे, अपने बीजेडी वाले पटनायक जी भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे, कोई नई बात नहीं है। अब जब मंच पर ऐसे सियासी सिकंदर होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इस सियासी जमावड़े का मतलब क्या है? क्या मिशन 2019 के लिए कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? सवाल इसलिए क्योंकि जितने भी दल कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, वो लोकसभा की करीब 326 सीटों पर मजबूत दावेदारी रखते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र और तेलंगाना की 42, बिहार की 40, कर्नाटक की 28, केरल की 20, पंजाब की 13, दिल्ली की 7 और जम्मू कश्मीर की 6 सीटें शामिल हैं। सूत्रों की माने तो कुमारस्वामी ने जेएमएम, बीजेडी और डीएमके के स्टालिन जैसे कई अन्य क्षेत्रीय दलों को और उनके नेताओं को भी न्योता भेजा है। अगर वो भी स्वामी के ताजपोशी में शामिल हो जाते हैं, फिर झारखंड की 14, ओडिशा की 21 और तमिलनाडु की 39 सीटों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 400 सीटों पर मजबूत हो सकता है। मतलब साफ है कि ताजपोशी के बहाने कांग्रेस मिशन 2019 के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को लामबंद करने का सपना संजो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और केंद्र सरकार की कोशिशों से आज आजादी के बाद पहली बार 16,850 गांव समस्या मुक्त हो गए हैं। पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास से इस 16,850 गांवों में हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर बिजली पहुंची है, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंच गया है, हर घर के अंदर जो बच्चा है उसको टीका लगाने का काम समाप्त कर दिया गया है, हर घर के अंदर उसको बीमा योजना से सुरक्षित करने का काम समाप्त कर दिया गया है, हर घर के अंदर उजाला योजना एलईडी बल्ब उसको लगवाने का काम भी समाप्त कर दिया है। 16,850 गांव में विशेष पहल की गई है। वो 16,850 गांव में, बाकी सब गांव में कार्यक्रम हुए, 16,850 गांव में हमारे कार्यकर्ताओं ने रात्रि निवास भी किया है और उसका संपूर्ण कवरेज, इस सारी योजनाओं का 100% काम समाप्त करने का हमने किया है। गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव हेतु 7 लाभों को चयनित कर हमने इसको उपलब्ध कराने का काम किया है। आज इस 16,800 गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके पास ये 7 लाभ केंद्र सरकार के पहुंचे नहीं है। मैं मानता हूं बाबा साहेब आम्बेडकर को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और सरकार के अधिकारी को नीचे तक पहुंचाने का भी काम किया है। लगभग 1200 अधिकारी 484 जिलों में नीचे गए, उन्होंने भी रात्रि निवास किया है। ये 1200 अधिकारियों ने भी रात्रि निवास किया है और पोर्टल के माध्यम से इसकी वास्तविक टाइम बाउंड निगरानी करने का भी काम किया गया है, जिससे रिपोर्टिंग के अंदर कोई गड़बड़ न हो। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने 16,800 गांवों को समस्या मुक्त करने का काम पहली बार हाथ में लिया है और इससे प्रोत्साहित होकर अगले समय में हम इसी प्रकार से अलग अलग गांवों को अलग अलग बैच में लेकर हर गांव को इस समस्याओं से मुक्त करने का काम हाथ में लेंगे। दिल्ली के आर्क बिशप के पत्र से सियासी गलियारों में बवाल मच गया। फादर की फसादी अपील पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं ममता बनर्जी को अपील ने सुकून पहुंचाया है। रोकने के लिए व्रत अपील। बिशप ने सियासी अपील क्यों की? क्या धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? क्या बिशप राजनीतिक बिसात पर बैठे हैं?
ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब जरूरी है। ये पहले जान लीजिए कि धर्म में सियासत कौन कर रहा है। ये हैं दिल्ली चर्च के आर्क बिशप अनिल जोसेफ थॉमस काउटी। समाज में शांति लाने के लिए प्रार्थना करने वाले बिशप अब सियासी प्रार्थना की अपील कर रहे हैं। पहले वो पत्र देखिए जिसके जरिए इन्होंने देश भर के चर्चों से अपील की है। अगर हम 2019 की ओर देखें तो हमारे पास नई सरकार होगी। हम मई 2018 से अपने देश के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं। अपने देश और नेताओं के लिए हर समय प्रार्थना करना हमारी पवित्र प्रथा है, लेकिन जब हम आम चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो यह प्रार्थना बढ़ जाती है। मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग हर शुक्रवार के दिन व्रत रखें। ऐसा लगता है कि पर जरूर कुछ ना कुछ ये खतरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह, और इसलिए जो भी सरकार आए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभाले। बिशप की अपील पर बीजेपी भड़क गई और धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को नसीहत भी दे दी। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की धर्म के आधार पर लामबंद होने की बात किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, यहाँ पर भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहाँ पर कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और ये भेदभाव करने की किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती कि अगर कोई ऐसा धर्म जो कहे कि हम नहीं आने देंगे तो देश में ये देश को कमजोर करने का, गृह युद्ध फैलाने का एक साजिश कर रही है। ये चर्च में ये आवाज उठा करके देश इसे नकारेगा। ये स्वार्थ की अपील है, क्योंकि पिछली सरकारों में फंड का दुरुपयोग करते थे और इस बार फंड का हिसाब किताब लिया जा रहा है, उसके कारण से ये लोग परेशान हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बिशप की अपील बड़ी अच्छी लग रही है। वहीं धर्मगुरुओं को बिशप की बात अच्छी नहीं लगी। धर्म के आदमी को धार्मिक बात करनी चाहिए, राजनीतिक आदमी को राजनीति करनी चाहिए। जहां तक बात अभी मुल्क की है, मुल्क के मामले में हमें चाहिए कि हम राष्ट्र हित में बात करें। तो इस तरह की भाषा अगर कोई धर्मगुरु करता है तो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के कर रहा है और खतरा उससे है, तो ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर सियासत कहीं से जायज नहीं है, लेकिन इस व्रत अपील से तो यही लगता है कि बिशप साहब मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। हालांकि बाद में बिशप ने कहा कि उनकी अपील को सियासी न बनाया जाए। उन्होंने समाज में शांति और सौहार्द के लिए नई सरकार बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हाँ, चलिए बात अगली खबर की करेंगे। देश में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग परेशान हैं, सरकार चुप है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है, तेल कंपनी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो आइए समझते हैं तेल के इस खेल को। तेल का खेल समझ समझ के समझिए। तेल का खेल नहीं है आसान। केंद्र सरकार के लिए तेल कमाऊ पूत, राज्य सरकार के लिए भी तेल धन धनाधन। तो क्या तेल में ऐसे ही आग लगी रहेगी? क्या देश की जनता की जेब ऐसे ही जलती रहेगी? ये सवाल मौजूदा वक्त में तब और अहम हो जाता है जब पेट्रोल डीजल की कीमत रोजाना नए रिकॉर्ड बनाने में जुटी हो, जनता हलकान हो और सरकार पब्लिक को भरोसा दिला रही हो। सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में, 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करेंगे। हम तेल के इस खेल को समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी जेब से कौन कौन पैसे निकाल रहा है। उससे पहले ये जान लीजिए कि तेल की कीमतों पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत अपनी जरूरत का 75% कच्चा तेल आयात करता है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का सीधा असर देश में पड़ता है।
साथ ही विदेशी मुद्रा दरों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत में तेल की कीमत का आधार बनती हैं। लेकिन इन सब के अलावा कई और चीजें हैं जिनसे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंचाई छू रही हैं। तो आइए जानते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने की और क्या वजहें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की टैक्स की वजह से तेल महंगा होता है। पेट्रोल पर 55.5% और डीजल पर लगभग 47.3% टैक्स लगता है। अब ये टैक्स कैसे लगता है ये भी जान लीजिए। डीलर के पास प्रति लीटर पेट्रोल 35 रुपये 15 पैसे के हिसाब से पहुंचता है, तो डीजल 37 रुपये 42 पैसे के हिसाब से। इसके बाद केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के तौर पर पेट्रोल पर 19 रुपये 48 पैसे जबकि डीजल पर 15 रुपये 33 पैसे वसूलती है। जबकि वैट के तौर पर राज्य सरकार 72 पैसे और डीजल पर 9 रुपये 55 पैसे वसूलती है। इसके अलावा पेट्रोल पर करीब 3 रुपये और डीजल पर 2 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर डीलर कमीशन बनता है, जिसके बाद कुल मिलाकर पेट्रोल 73 रुपये 95 पैसे और डीजल 64 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर बिकता है। हालांकि हर राज्य में वैट की दरें अलग अलग हैं, जिसकी वजह से राज्यों के हिसाब से कीमतें अलग अलग होती हैं। ऐसे में कांग्रेस केंद्र से सवाल कर रही है कि वो तेल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है। कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के अंडर लाएं। प्लीज ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। आइए जान लेते हैं कि तेल पर वैट और एक्साइज ड्यूटी की जगह अगर 28% भी जीएसटी लगा दिया जाए तो क्या होगा। पेट्रोल 35 रुपये और डीजल 37 रुपये डीलर को मिलने पर पेट्रोल डीजल पर सीजीएसटी पर 5 रुपये लगेंगे और एसजीएसटी पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये लगेंगे। साथ ही पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर 3 रुपये डीलर कमीशन लगेगा और लोगों को पेट्रोल 49 रुपये और डीजल 50 रुपये मिलेगा। साफ है कि जीएसटी के बाद देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अपने फायदे को देखकर तेल पर जीएसटी लगाने को तैयार नहीं है, जिससे कमजोर पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आइए जान लेते हैं पड़ोसी देशों में तेल की क्या कीमतें हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 50 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो नेपाल में 66 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर, जबकि श्रीलंका में 49 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जब कमजोर पड़ोसी देश अपने नागरिकों को कम कीमत पर तेल मुहैया करवा रहे हैं, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब बात केरल की नर्स लिनी पुथुसेरी की, जो लोगों को निपाह वायरस से बचाते बचाते खुद दुनिया से चली गई और जाते जाते कुछ ऐसा कर गई कि केरल के लोग अब उन्हें असल जिंदगी की नायिका कहने लगे हैं। एक नर्स, एक मां और एक पत्नी की जैसी जिम्मेदारी लिनी पुथुसेरी उठा गईं। वो हजारों लाखों लोगों में किसी एक में ही नजर आती है। पल पल करीब आती मौत को देख रही थी लिनी पुथुसेरी, फिर भी उन्होंने खुद को अपने परिवार से दूर रखा, छोटे छोटे बच्चों से दूर रखा। उन्हें अपना चेहरा तक नहीं देखने दिया, क्योंकि लिनी पुथुसेरी जानती थी अगर कोई उनके करीब आया तो निपाह के नजर न आने वाले मौत के कीड़े उन्हें भी डस लेंगे। आखिरी वक्त में बहरीन में रह रहे अपने पति को बस एक खत ही लिख पाई। साजी शेट्टा, शायद अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें देख भी पाऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ। बच्चों का ख्याल रखना, कुंजू को अपने साथ बहरीन लेते जाना, मेरे पिता की तरह उसे यहाँ अकेला मत छोड़ना। ढेर सारा प्यार, लिनी पुथुसेरी। बच्चे को अकेला मत छोड़ना, अपने पति से आखिरी ख्वाहिश जता गई लिनी पुथुसेरी, और इसी खत की वजह से लिनी पुथुसेरी की कहानी सबके सामने आई। आइए बताते हैं आपको कौन थी लिनी पुथुसेरी और कैसे वो इस दुनिया से चली गई। केरल के पेराम्बरा तालुक में लिनी पुथुसेरी नर्स का काम करती थीं।
पिछले सप्ताह लिनी निपाह से संक्रमित मरीज के संपर्क में आई थी। निपाह वायरस से पीड़ित 2 भाइयों का लिनी ने इलाज किया था। लिनी की लाख कोशिशों के बावजूद दोनों भाई ठीक नहीं हो पाए। इसी दौरान लिनी पुथुसेरी पर भी निपाह वायरस ने अटैक कर दिया। निपाह वायरस से पीड़ित होने के बाद लिनी अस्पताल में ही भर्ती हो गई। निपाह वायरस के अटैक से लिनी पुथुसेरी की मौत हो गई। वायरस फैलने के डर से मरने से पहले लिनी अपने बच्चों से भी नहीं मिली। लिनी पुथुसेरी के पति साजिश कहते हैं, जैसे ही उन्हें लिनी के बीमार होने की खबर मिली, वो बहरीन से इंडिया के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही लिनी दुनिया छोड़कर चली गई। साजिश कहते हैं, बुधवार को नर्स की कमी होने की वजह से लिनी अस्पताल गई थी। दूसरों की सेवा में तल्लीन होने की वजह से वो अपनों से दूर हो गईं। लिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नर्स, एक पत्नी और एक मां के तौर पर जो मिसाल कायम की है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।